डोनाल्ड ट्रंप को उनके करीबी मिनिस्टर्स ने यह कहा कि अगर ईरान पर अटैक अमेरिका नहीं करता, इसराइल ईरान पर अटैक नहीं करता, तो कुछ ही दिनों में ईरान अमेरिका पर अटैक कर देता। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में हम ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग को वाइंड अप कर देंगे, बिल्कुल ये जंग खत्म हो जाएगी। जो हमारे मकासद हैं, यानी कि अमेरिका और इसराइल के जो मकासद हैं, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव कर चुके हैं, इसलिए अब हम इस जंग को रोक देंगे। मैं एक बड़ी तल्ख बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान में जो कवानीन हैं, नो डाउट हमारा आइन जो है वो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन जो कवानीन, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो बिजनेस सिस्टम हो, क्या वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक है? कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर इंडिया की तारीफ की। मैं कहता हूँ 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज भी यूनाइटेड हो जाएं, तो क्या वो इसराइल और अमेरिका का सामना कर सकते हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के हवाले से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान को लेकर भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखूंगा। और आजकल पाकिस्तान में इंडिया को काफी डिस्कस किया जा रहा है, खासतौर पर इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। हामिद मीर, जो कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर से यह सवाल किया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता। इस पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह था कि जी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां हैं, या जो भी उन्होंने जवाब दिया वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही अहम बात जो मैं ये समझता हूं इस वीडियो में डिस्कस करना जरूरी है, मेरे लिए खासतौर पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर इंडिया की तारीफ की बाकायदा तौर पर। और फिर जब यही चीज, यही वीडियो, यही क्लिप मेरे जैसा एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा एक यूट्यूबर देखता है तो उसके दिल में बहुत से सवालात आते हैं। मैं तो डेफिनेटली ये सोचूंगा, बल्कि मैं अपने जो अदारे हैं, अपने जो अगर अदलिया है या जो भी अदारे, रेगुलेटरी अदारे हैं, उनसे ये सवाल करूंगा कि अगर एक मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान का ओहदेदार होकर इंडिया की तारीफ कर सकता है किसी भी फील्ड में, तो पाकिस्तान का आम शहरी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्यों नहीं इंडिया को डिस्कस कर सकता? या तो मैं पाकिस्तानी नहीं, या फिर मेरे पास वो सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है जो कि उन मिनिस्टर साहब के पास मौजूद है, या तो मैं पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना वो मिनिस्टर साहब मोहब्बत करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है जो कि हासिल करने के बाद आप ओपनली किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आप इंडिया हो या चाइना हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो काइंडली मेरे अदारे, बड़े मोअज़्ज़ज़ अदारे, मुझे बताएं। मैं भी वो सर्टिफिकेट खरीदना चाहता हूं, वो लेना चाहता हूं, और उसके बाद ताकि मुझे भी पता हो कि मैं किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता हूं। इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर ईरान इसराइल जंग के हवाले से बात करें, तो मैं ये समझता हूं कि 9 से 10 दिन हो चुके हैं इस जंग को स्टार्ट हुए, लेकिन 9-10 दिन में सबसे जो अहम वक्त था, ये गुज़िश्ता 48 घंटे या कह लें कि लास्ट 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल थे। और सबसे ज्यादा वर्स्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक जो किए गए हैं इस जंग में, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, वो इस 24 घंटे में ये किए गए। और ईरान की तरफ से भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा भरपूर जवाब दिया गया है वो इन्हीं 24 घंटों में दिया गया है। ईरान ने बाकायदा तौर पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दाग दिए हैं। और बहुत ये इस टाइम जो जंग की सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल होती नजर आ रही है, जंग बढ़ती नजर आ रही है। बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से एनालिस्ट ये समझ रहे थे कि ईरान 9-10 दिन या एक हफ्ता से ज्यादा इस जंग को नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, ईरान के पास उतने वसाइल नहीं है कि वो जंग खास तौर पर अमेरिका और इसराइल का सामना कर सके। लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ना सिर्फ स्टेटमेंट्स बल्कि प्रैक्टिकली जो वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाला है और अमेरिका और इसराइल को परेशान करने वाला है। मैं ये समझता हूं, एक डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट सामने आई है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान पर अटैक नहीं करना था, हमने ईरान के साथ जंग नहीं करनी थी, मुझे मेरे करीबी मिनिस्टर्स ने ईरान, अमेरिका पर या इसराइल पर हमला कर देता। नो
नो डाउट ये बात अपने ही अंदर एक लतीफा है। क्या आपको लगता है, जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर अमेरिका अटैक ना करता तो क्या ईरान ने हमला करना था इसराइल पर या अमेरिका पर? ये एक क्वेश्चन मार्क है और मैं ये समझता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जंग से अपने आप को निकाला जाए। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब अमेरिका के कहने से, क्या अब इसराइल के कहने से ये जंग रुकेगी या फिर अब ईरान का एग्री होना भी बहुत जरूरी है? ईरान जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, वो मेरे ख्याल से इसराइल को बहुत ही महंगा पड़ रहा है और इसराइल का भारी नुकसान हो रहा है इस चीज में। और फिर एक चीज आपको मजीद बताएंगे कि कुछ घंटे पहले, ऑलमोस्ट एक दिन पहले, जो इसराइल ने तेहरान पर अटैक किया, उनके ऑयल के जखायर पर अटैक किया, उसके बाद इस टाइम तेहरान की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आबो हवा बाकायदा तौर पर आलूदा हो चुकी है। ईरान के शहर तेहरान में बाकायदा तौर पर जो पानी है, पीने का पानी है, वो इस टाइम मुयसर नहीं है क्योंकि उसमें पेट्रोल और उसमें दूसरे मादनियात मिक्स हो चुकी हैं। ईरान के लोगों के लिए, तेहरान के लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पानी के मसाइल हैं, इसके अलावा सांस लेने में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहां पर हैरान करने वाली बात यह है, मैं ये समझता हूं दाद देने वाली बात यह है ईरानियों को कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और अगर ईरान सरेंडर करता है तो ये पूरी दुनिया को एक पैगाम होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज होगा कि अब दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री, खास तौर पे कोई इस्लामिक कंट्री बाकी नहीं बचा जो अमेरिका का या इसराइल का सामना कर सके। वैसे तो एक पॉइंट यहां पर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि नो डाउट इस टाइम ईरान के साथ कोई भी इस्लामिक कंट्री प्रैक्टिकली, फिजिकली नहीं खड़ा। लेकिन अगर कोई भी इस्लामिक कंट्री, मैं कहता हूं 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज भी यूनाइटेड हो जाएं, तो क्या वो इसराइल और अमेरिका का सामना कर सकते हैं? जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद बहुत से लोग ये कहें कि हाँ जी, अगर तुर्की इकट्ठा हो जाए, अगर पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये जो बेसिक और मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अगर यूनाइटेड हो जाएं तो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक प्रोग्राम है और तुर्की के पास भी टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत से जखायर हैं, ऑयल है, बहुत से पैसे हैं। और अगर ईरान की बात करें तो इस टाइम वो जंग में तो ऑलरेडी कूद चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग इसे डिसएग्री भी करेंगे और उनका हक है कि वो डिसएग्री करें, कि ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान या फिर दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज भी यूनाइटेड हो जाएं तो जितना इस टाइम एडवांस हो चुका है अमेरिका टेक्नोलॉजी में, जितना इस टाइम एडवांस हो चुका है इसराइल टेक्नोलॉजी में, ये 57 कंट्रीज भी नो डाउट टफ टाइम दे सकते हैं। टफ टाइम तो अकेला ईरान भी दे रहा है, लेकिन जंग नहीं जीत पाएंगे। और सबसे पहले तो ये इकट्ठे ही नहीं होंगे, क्योंकि अभी से 2 दिन पहले हमने देखा कि ईरान सऊदी अरेबिया पर, ईरान यूएई पर और दूसरे गल्फ कंट्रीज पर अटैक कर रहा था। और सऊदी अरेबिया ने बाकायदा वार्न भी किया कि अगर अब कोई अटैक किया गया ईरान की तरफ से तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद ईरान और तुर्की की जंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जंग तो ये इसराइल और ईरान की है, अमेरिका और ईरान की है, लेकिन इसमें अब तुर्की भी इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान ने अटैक किया अमेरिका के अड्डों पर, या अमेरिका की जो वहां पर जो भी बिल्डिंग्स मौजूद थी तुर्की में, वहां अटैक किया, जिसके बदले में तुर्की ने भी एक बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट दी है, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान अटैक करने से बाज ना आया, अटैक करने से रुका ना, तो फिर हमें मजबूरन अपने कंट्री का दिफा करते हुए और अपने कंट्री को महफूज बनाने के लिए ईरान को जवाब देना पड़ेगा। हम ये चीज क्यों नहीं गौर कर रहे कि एक साइड पे यहां पर हम पूरी दुनिया में ये पैगाम देते हैं कि जी मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट, कि जी पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड हैं या होने चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अगर एक मुसलमान पर कोई मुसीबत आती है तो दूसरे तमाम मुसलमानों को उसके साथ यूनाइटेड होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इवन हमारे तो ये कहा जाता है, ये कंसेप्ट है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, यानी पूरे दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और जिस्म के किसी एक हिस्से को भी अगर जख्म पहुंचेगा, तकलीफ पहुंचेगी, तो पूरे जिस्म को उसका जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस टाइम पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हैं? ईरान पर जो अटैक हो रहे हैं, ईरान जो इस टाइम जंग की सूरत हाल में है, ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है, क्या बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ खड़े हैं?
क्या वो जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट था वो हमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इवन हम तो ये देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। आपस में बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हैं इन इस्लामिक कंट्रीज के, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान सऊदी अरेबिया हो, ईरान तुर्की हो, या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो। इवन हमने पास में देखा ईरान इराक की जंग हो चुकी है, और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज की आपस में जंग हो चुकी है। तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि दुनिया के कोई भी कंट्री जो मजहब की बुनियाद पर चलते हैं, या फिर उनकी नो डाउट आप अपने कंसेप्ट को मजहब की बुनियाद पर रख सकते हैं, आप अपने जो कवानीन है किसी भी कंट्री के, वो अपने इस्लाम या जो भी जिसका मजहब है उसकी बुनियाद पर उस कंसेप्ट को लेकर चल सकता है, कवानीन उस बुनियाद पर बना सकता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि आज के दौर में आप मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के साथ चल सकें, लाइक अगर कोई मुस्लिम कंट्री है वो कहे कि मैंने अपने इस्लामिक कवानीन को ही फॉलो करना है और पूरी दुनिया के साथ चलना है, तो शायद वो पॉसिबल नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए के मुताबिक वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी है तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। जैसे आपने देखा IMF अदारा है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और वो IMF से लोन लेता है, IMF से कर्जा लेता है, या दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से कर्जे लेते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका से कर्जा लेता है, तो वो मुख्तलिफ शराइत के ऊपर लेता है, जिसे हम अगर अपना मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सूद की बुनियाद पर हम दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। और अगर हम ये कहें कि नहीं जी हमने तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करनी है, तो क्या अमेरिका मानेगा? क्या IMF हमें लोन देगा? क्या दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं, क्या वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देगा? ऐसा नहीं होगा। यहां पर हमें यह चीज सोचने की जरूरत है कि कोई भी कंट्री, किसी भी रियासत को आप मजहब के कवानीन के मुताबिक इंटरनली चला सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें दुनिया के कवानीन को फॉलो करना चाहिए, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज कर भी रहे हैं। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना हो, जो मुस्लिम उम्मा या फिर एक ये कंसेप्ट, ये चूरन बेचा जाता है पाकिस्तान में खासतौर पे, तो फिर क्या वजह है कि हम ट्रेड करते हैं, जो चाहे चाइना के साथ करते हैं, चाहे अमेरिका के साथ करते हैं, या फिर दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज के साथ करते हैं, हम इस्लामिक परस्पेक्टिव से क्यों नहीं उस ट्रेड को कर पाते? इवन दूसरे कंट्रीज के साथ करना तो दूर की बात, मैं एक बड़ी तल्ख बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान में जो कवानीन है, नो डाउट हमारा आइन जो है वो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन जो कवानीन, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो बिजनेस सिस्टम हो, क्या वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक है? ये एक सवालिया निशान है। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं है, नो डाउट वो तो बहुत से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयरनेस रखते हैं, उन्हें समझ है, उन्हें आइडिया है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा, सूद का बहुत सा निजाम है। लेकिन अगर हम ये बात करें तो फिर बहुत से सवालात उठते हैं। अब जी जंग की जो सूरत हाल है, जंग बढ़ती नजर आ रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर एक हफ्ते से 2 हफ्ते और 1 माह तक ईरान टिका रहा तो अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, अमेरिका को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली टेबल टॉक की तरफ आना पड़ेगा। अभी भी अमेरिका यही कह रहा है, और इवन अमेरिका तो इसराइल से नाराज नजर आ रहा है। अमेरिका ये जो इसराइल के साथ जो अपनी कोलैबोरेशन के साथ अटैक कर रहा था ईरान के ऊपर, अभी इसराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया, उनके ऑयल के जखायर के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वहां पर सिविल स्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तबाह हुआ, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी का इजहार किया है इसराइल के साथ। अब पाकिस्तान की कुछ इंटरनल खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान इसराइल जंग के बाद, वैसे तो ऑलरेडी पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस बेहतर थे, लेकिन इस जंग के बाद सऊदी अरेबिया काफी हद तक फेवर दे रहा है पाकिस्तान को ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइनेंशियली भी काफी खबरें हैं कि फाइनेंशियली भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, फेवर देगा। और सऊदी अरेबिया अपनी बंदरगाह से अगर ऑयल को बेचता है, बहरी बेड़े बेचता है, पाकिस्तान तक आते आते भी उन्हें 15 से 20 दिन लगेंगे, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए नो डाउट मुश्किल के वक्त में एक हेल्प की सूरत तो होगी, लेकिन यह है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। फिर मैं जो वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि आखिर क्या वजह है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है, अमेरिका को कोई इशू नहीं है, अमेरिका ने तो बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि भाई इस जंग की सिचुएशन में इंडिया रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर सकता है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऑयल ले सकता रशिया से? ये क्वेश्चन हामिद मीर ने पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनसे किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास टोटल 4 से 5 तो ऑयल रिफाइनरीज हैं।
मतलब जो ऑयल को रिफाइन करना है, 4-5 ऑयल रिफाइनरीज हैं और वो भी इतनी एडवांस नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। बकायदा तौर पे उन्होंने नाम लेकर, ये मैं क्लिप साथ लगाता हूं, कि उन्होंने बकायदा कहा कि इंडिया के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हैं, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा बेहतर हैं, वो रशिया के ऑयल को बेहतर तरीके से रिफाइन कर सकती हैं, या दुनिया के किसी भी कंट्री के ऑयल को रिफाइन कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसमें उतनी एडवांसमेंट नहीं है। वैसे तो है भी टोटल 4-5 हैं, और उनमें इतनी एडवांसमेंट नहीं है कि वो रशिया या दुनिया के किसी भी ऑयल को उस तरीके से रिफाइन कर सकें। तो यही बात मैं आज से 4 साल पहले, जब से हमने ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करना शुरू किया है, जब से हमने इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करना शुरू किया है, हालांकि कंपैरिजन करने का मकसद पहले दिन से, डे फर्स्ट से यही था कि जो चीजें वहां पर बेहतर हैं हम भी यहाँ पर बेहतर करें, क्योंकि हमने एक साथ सफर स्टार्ट किया। तो फिर आखिर क्या वजह है कि वो बहुत सी चीजों में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एजुकेशन में अगर हमारे से बेहतर हैं तो क्यों हैं। तो यही चीज मैं आज भी कहता हूं कि भाई अगर जंग करनी है, अगर मुकाबला करना है, दुनिया के किसी भी कंट्री का आपने मुकाबला करना है, तो आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस करें। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सेम यही चीज तो कर रहा है, और आज नहीं बहुत टाइम से उसकी यही स्ट्रेटेजी, यही पॉलिसी है कि अपने आप को, चाहे आप वर्ल्ड वार 2 की आप देख लें कि वर्ल्ड वार 2 में भी उन्होंने कंट्रीज को तो आपस में लड़ाया, लेकिन खुद रिसर्च पे वर्क किया, खुद आईटी पे, खुद टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, और इतना वर्क किया कि आज अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने वेपन सेल करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार यह है कि वो हथियार बेचता है, दो कंट्रीज के दरमियान जंग लगवाता है, और फिर दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। आप फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज से नहीं 1947 से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन दोनों कंट्रीज अमेरिका से ट्रेड करते हैं, अमेरिका से हथियार लेते हैं। दोनों कंट्रीज की मजबूरी है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर इंडिया ये कहता है कि जी आज के बाद हम अमेरिका से वेपन्स नहीं लेंगे, तो पाकिस्तान अमेरिका से वेपन लेगा, और अमेरिका उन्हें एडवांस वेपन देगा पाकिस्तान को, फिर मजबूरी बनेगी इंडिया की कि वो भी उसी एडवांस वेपन्स का मुकाबला एडवांस वेपन से करे, और उन्हें अमेरिका से वेपन खरीदने पड़ेंगे। अगर लेट्स पाकिस्तान ये कहता है जी हम अमेरिका से अब कोई भी हथियार नहीं खरीदेंगे, कोई भी अपना त्यारा नहीं खरीदेंगे, तो फिर वो इंडिया को अमेरिका जो है वो वेपन्स देगा, जदीद टेक्नोलॉजी देगा, जो पाकिस्तान की मजबूरी बनेगी कि मुकाबला करना है, तो फिर हमें भी उस लेवल के, उस क्वालिटी के हथियार खरीदने पड़ेंगे। तो यही चीज हमें मतलब दुनिया का कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर किसी दूसरे कंट्रीज को पीछे छोड़ना चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क करे, वो एजुकेशन पे वर्क करे, वो आईटी पे वर्क करे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब तक हम सिर्फ और सिर्फ जज्बे के साथ यही बात करते रहेंगे कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा सबसे ज्यादा है, हमारा जज्बा बहुत बेहतर है, और हमें कोई भी दुनिया का कंट्री नहीं हरा सकता क्योंकि हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, तो अब जज्बे के साथ साथ, नो डाउट जज्बा मैटर करता है और दुनिया के हर कंट्री के पास कहीं ना कहीं होता है, लेकिन जज्बे के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी की भी बहुत जरूरत है। अगर सामने से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, अगर सामने से कोई भी आपको G3 या कोई भी वेपन का अटैक आ रहा है, तो क्या आप जज्बे के साथ उसे रोकेंगे? नहीं, आपको बदले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बदले में आईटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी एटलीस्ट होना जरूरी है। ये चीजें हमें दुनिया के बड़े कंट्रीज से समझने की, सीखने की जरूरत है। चाहे वो अमेरिका को देख लें, चाहे वो इसराइल की जो है उनकी स्ट्रेटेजी को समझें, चाहे वो हम चाइना को देख लें कि चाइना भी टेक्नोलॉजी में अपने आप को दिन ब दिन मजबूत करता नजर आ रहा है, इकोनॉमी में खुद को मजबूत करता नजर आ रहा है। रशिया को देख लें, वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में मजबूत करता नजर आ रहा है। इसी वजह से कि अमेरिका चाहते हुए भी चाइना पर अटैक नहीं करता, अमेरिका चाहते हुए भी रशिया पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। अब यही चीज है, अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हमें ऐसा सच नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर हम इसी कंसेप्ट के साथ चलते रहे कि हमारे पास जज्बा बहुत है, तो फिर शायद हम जज्बे के साथ शहादत का मर्तबा तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उस तरीके से दुनिया में अपना नाम नहीं बना पाएंगे, उस तरीके से दुनिया में अपनी वर्थ या अपनी सह नहीं बना पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरी जितनी भी बातें हैं, इनसे कोई भी देखने वाला एग्री कर सकता है, कोई भी देखने वाला डिसएग्री कर सकता है, और अगर किसी को मेरी बातों से कोई इश्यू हो, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, या दुनिया के किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, आए मेरे साथ 1-to-1 बैठे, हम डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन को ऑन एयर भी करेंगे। अगर कहीं पे मुझे लगा कि मेरी गलती है, तो मैं अपनी गलती को ऑन एयर एक्सेप्ट भी करूंगा, अपने आप में बेहतरी भी लेकर आऊंगा, और आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। लेकिन सिर्फ इस बात पे आप मेरे से अगर इख्तलाफ करें कि जी ये हमारे खिलाफ बोलता है, किसी
किसी इंडिविजुअल के या किसी के भी खिलाफ बोलता है तो शायद वो बेहतर नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी के ही खिलाफ और उसके मुतरादिफ होगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें, मेरी खबरें और मेरी ये वीडियो बेहतर लगी होगी। अगर आपको ये चीजें बेहतर लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।